बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरशद शरीफ कत्ल केस में जो JIT ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई थी, उस JIT ने अहम पेशरफ्त की है। उस JIT की जानिब से अरशद शरीफ की वालदा और अरशद शरीफ की बेवा का भी उन्होंने स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड कर लिया है। और इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने उस JIT को पाबंद किया है कि आपने हर 15 रोज़ की जो इंटरम रिपोर्ट होनी है वो कोर्ट में जमा करवानी है, ताकि कोर्ट को पता चले कि अरशद शरीफ केस में कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है, उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग हो गई हैं और क्या क्या रहती हैं। और दूसरा जो मेजर इश्यूज़ है जो जिस पे अरशद शरीफ के वालिदैन, उनके घर वालों को तशवीश है, और पाकिस्तान के सियासत में, पाकिस्तान के सियासी हलकों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि जो अरशद शरीफ कत्ल केस में FIR दी गई है, वो उसमें एक तो अरशद शरीफ की वालदा को मुद्दई नहीं बनाया गया और उसमें स्टेट को मुद्दई बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया और अरशद शरीफ की वालदा को मुद्दई क्यों नहीं बनाया गया, उस सारे मामले की डिटेल भी मैं आज अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। उससे पहले ये कि जो उनकी वालदा की जानिब से स्टेटमेंट JIT को रिकॉर्ड करवाई गई, उसमें उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ को किन लोगों की थ्रेट्स कॉल्स आती थी और किन लोगों को जो है उनकी जानिब से कहा जाता था कि आप जो है वो ये काम करना छोड़ दें या इस तरह की सहाफ़त ना करें। और मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रोग्राम्स अरशद शरीफ ने किए, उनके बाद फिर उनको थ्रेट्स आना शुरू हो गए। और फिर यहाँ से जब वो पाकिस्तान छोड़ने लगे तो उस वक्त उन पर 18 मुकदमा थे। ये भी उनकी वालदा की जानिब से जो JIT थी उसको बताया गया कि पहले से उसके ख़िलाफ़ मुकदमा थे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खतूत अरसाल किए कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ, लेकिन उनकी जान को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए, कोई प्रोटेक्शंस नहीं दिए गए। पाकिस्तान में उनके लिए जगह तंग की गई। इसके बाद वो दुबई गए और दुबई में भी उनको ना रहने दिया गया और वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। और सारी डिटेल उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखवाई। और दूसरा जो मेजर इशू है कि जो उनकी FIR है वो क्यों उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज नहीं की गई। जिन फ़ौजी अफसरान का उनकी वालदा ने नाम लिया या जिन लोगों का नाम लिया गया, उनके ख़िलाफ़ क्यों FIR नहीं दी गई, और क्या रियासत जो है वो इस तरह मुद्दई बन सकती है जबकि उसके लीगल हेयर्स मौजूद हैं। ये यहाँ पे लॉ का बहुत बड़ा गैप है और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ताकतवर लोगों की जानिब से प्रेशर की वजह से उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं की गई। लेकिन कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। कानून में चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी रैंक का ऑफिसर हो, इवन के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, अगर वो किसी के मर्डर में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ FIR दी जा सकती है। ये नहीं है कि उसके खिलाफ FIR नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पे जो मेजर गलती की गई है या जो मेजर घपला किया गया है वो ये है कि उसकी वालदा को मुद्दत में नहीं रखा गया। स्टेट ने ज़िम्मेदारी उठा ली है। स्टेट उस वक्त ज़िम्मेदारी उठाती है जब तक उसके पीछे कोई लीगल एयर्स ना हो, उसके पीछे कोई वारिस ना हो, तब जो है वो स्टेट मुद्दई बनती है। लेकिन यहाँ पे जो ताकत का इस्तेमाल किया गया, ज़ोर का इस्तेमाल किया गया, जो अरशद शरीफ की वालदा की स्टेटमेंट थी उसके बिहाफ पे तो FIR दर्ज नहीं की गई। और FIR में सिर्फ वकार और उसके जो खुरम वगैरह दोस्त हैं उनका नाम कत्ल में लिखा गया कि उनकी साजिश के तहत या किस तरह उनको मैनिपुलेट करके बुलाया गया और किन लोगों ने उनको टारगेट किलिंग के लिए, वो सारा मामला डिस्कस किया गया है। लेकिन जो मुद्दत में असल लिखना चाहिए था, उनकी वालदा की स्टेटमेंट, वो नहीं लिखी गई। वो क्यों नहीं लिखी गई? उसमें जो नाम ले रही थी, जिनमें आर्मी अफसरान, जनरल बाजवा का नाम ले रही थी, जनरल फैसल का नाम ले रही थी, जनरल फ़हीम का, और एक दो और थे आर्मी ऑफिसर और सिविलियन भी थे जिनका नाम लिया जा रहा था। होना तो ये चाहिए था, अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होता, अगर पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होती, तो फिर क्योंकि जिनका कत्ल हुआ है वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर कोई बड़े ओहदे पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। ये कहीं भी पाकिस्तानी कानून में नहीं लिखा कि आप उनके खिलाफ FIR नहीं दे सकते। होना तो यही चाहिए था कि उन लोगों के खिलाफ FIR दी जाती जिनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने लिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो अदारों ने भी यहाँ पे जो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना किया,
اور یہاں پہ جو لیک آف لا، انہوں نے لا کو نیچا کر دیا اور ان لوگوں کو اوپر کر دیا جن کا نام لیا گیا، یہاں پہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اور اس کی کہہ لیں کہ قانون کے مطابق اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، بلکہ ان لوگوں کا نام ایف آئی آر میں آنا چاہیے تھا جو کہ ارشد شریف کی والدہ چاہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ مر جائے یا کوئی اور مر جائے تو ہمارے تو تھانوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر چھوٹا سا آفینس بھی ہو جائے، مرڈر تو بہت بڑا جرم ہے، اگر چھوٹا سا بھی آفینس ہو جائے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر لکھوا لیتا ہے چھوٹے سے معاملے میں۔ یہاں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، قتل ہوا ہے، اور قتل کے بعد ان کے جو وارثین ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو، ان کی مدعیت کو نہیں ملحوظ خاطر رکھا گیا، کیونکہ ایف آئی آر میں یہی چیز ہوتی ہے، سارے سرکمسٹانسز آتے ہیں ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں کہ ارشد شریف جو ہے ان کو تھریٹس دیے گئے، پھر ان کے خلاف مقدمات تھے، ان کو پاکستان سے باہر لے جایا گیا، دبئی گئے، دبئی سے پھر وہاں، اور پھر کینیا میں ان کو شوٹ کیا گیا، اور سارے معاملے یہی تو ایف آئی آر کا حصہ ہونے چاہیے تھی، لیکن اصل جو فیکٹس سے ان کو رپورٹ کا حصہ بننے ہی نہیں دیا گیا تاکہ انویسٹیگیشن نہ شروع ہو سکے ان لوگوں پر جن کا نام ارشد شریف کی والدہ نے لیا۔ تو یہ یہاں پہ بہت بڑا گیپ ہے لا کا، اور ہمارا قانون جو ہے وہ یہاں پر آ کر بالکل فیل ہو گیا ہے، اور قانون نے یہاں پہ کوئی اپنی پاور نہیں دکھائی، نہ ہماری عدلیہ نے اس بارے میں نوٹس لیا کہ ایف آئی آر تو جو ارشد شریف کی والدہ نے کہنی ہے وہ ہونی ہے، اسٹیٹ کی تو ایف آئی آر بنتی نہیں اسٹیج پہ، نہ اسٹیٹ مدعی بن سکتی ہے کیونکہ اس کے لیگل ایئرز موجود ہیں، اگر اس کے لیگل ایئرز نہ موجود ہوتے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ اسٹیٹ کو مدعی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تو بہت بڑا فراڈ کیا گیا ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ، اور انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ارشد شریف کی جو والدہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ جو انہیں ریکارڈ کی، کیا اس کو جو ضمنیوں میں ایف آئی آر کا حصہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، اور جے آئی ٹی جو آئندہ والے دنوں میں کیا اپنی رپورٹس پیش کرتی ہیں، چونکہ انہوں نے کینیا میں جا کے سارے فیکٹس اکٹھے کرنے ہیں، وہاں کے جو پولیس ہے اور وہاں کے جو ریسرچرز ہیں ان سے ساری انفارمیشن اکٹھی کریں گے، اور پھر وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ارشد شریف کو جو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا جو کہ اتنا ہائی لائٹ کیس ہے، تو پھر آپ خود حساب لگا لیں کہ نیچے والے جو ہماری عام پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا قانون ہوگا، ان کو کیا انصاف ملے گا۔ جو بھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی اور کیا کیا اس میں پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، کہاں تک پہنچ گئی ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔